Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग अफ़गान सिविल वॉर के बारे में देखेंगे, इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि तालिबान का क्या इशू है, क्यों इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए या और अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके यूपीएससी के लिए। जब हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, और हमें पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो भी हम लोग का बायलैटरल और रीजनल ग्रुपिंग्स है, रीजनल में ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान है वो सार्क का मेंबर कंट्रीज़ है। ये अगर आपको नहीं पता तो अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सार्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये जो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन और बायलैटरल ग्रुपिंग्स जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ओके, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग को पता है कि अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है वो तालिबान का रूल चल रहा है, और तालिबान का रूल जब से अफ़गानिस्तान में आया है तब से अफ़गानिस्तान का जो नया नाम है वो हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। यहाँ पे इस्लामिक वर्ड से ही पता चलता है कि अफ़गानिस्तान का अभी जो नेशनल रिलीजन है वो इस्लाम है। ये जो है ये इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है ये हमेशा से यूएसएसआर का नेबरिंग कंट्री रहा है। यूएसएसआर का अगर आपको मैप देखना है तो ये आप देख लीजिए, ये तब का है जब 1991 में यूएसएसआर का फॉल नहीं हुआ था, मतलब ये कोल्ड वॉर वाला पीरियड है। जो भी आपको ये कलरफुल रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा यूएसएसआर वाला रीजन है, और ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएसएसआर से बाद में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ओके, ये सब जो है तजाकिस्तान, ये सब अलग हुआ था। इधर आपको यूक्रेन दिख जाएगा, बेलारूस दिख जाएगा, इवन ये सब भी जो लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया है ये भी यूएसएसआर का पार्ट था। पोलैंड भी यूएसएसआर का पार्ट था। ओके, यहाँ पे अज़रबैजान, आर्मेनिया। तो यहाँ पे जो मेन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा कि जो रशिया है, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का अफ़गानिस्तान जो था ये नेबरिंग कंट्री था। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी अफ़गानिस्तान का तीनों नेबरिंग कंट्री, जो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ये उज़्बेकिस्तान है और ये तजाकिस्तान है, ये तीनों का तीनों यूएसएसआर से अलग हुआ है। तो अब क्या है, क्योंकि ये जो था वो अफ़गानिस्तान यूएसएसआर का इमीडिएट नेबर था, इसीलिए रशिया, ये जो अफ़गानिस्तान जो है वो रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान था वो रशिया के लिए जो था वो एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक था, क्योंकि यहाँ तक तो यूएसएसआर ही था। ओके, तो अब जो है ये क्या है, अफ़गानिस्तान का एक्सेस मिलना मतलब क्या, बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है या मिडिल ईस्ट है, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का भी एक्सेस मिलना हो सकता था। इवन इंडिया और रशिया का रिलेशन भी एक टाइम पे काफ़ी अच्छा था, इंडिया रशिया का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था, तो उस पर्सपेक्टिव से भी अफ़गानिस्तान इम्पॉर्टेंट था। इवन अगर अफ़गानिस्तान पे एक्सेस होता तो हो सकता है अब ईरान के थ्रू यूएसएसआर जो है वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी का भी एक्सेस कर सकता था। तो ये ध्यान में रखना है कि अफ़गानिस्तान जो था वो रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कोल्ड वॉर में कि जब हम लोग कोल्ड वॉर में क्या हो जाता है कि जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में जो रेस चल रहा था सुपीरियॉरिटी का, तो उसमें क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो यूएसएसआर का नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था कि अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि कोई भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो अपने नेबरिंग कंट्री में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं देखना चाहता था, और ये वाइस वर्सा था, सेम केस कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के साथ भी था। ओके, तो अभी जो हम लोग देखते हैं वो यहाँ पे क्या है कि जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है ये काबुल है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये काबुल वाला पोर्शन है, ये अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है वो पाश्तो है। यहाँ पे पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, जो ठीक ठाक है। यहाँ पे
जो एग्रीकल्चर होता है 1/3 एरिया जो है वो एग्रीकल्चर हो सकता है। ये हम लोग अफ़गानिस्तान का फिज़िकल मैप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। तो जो प्लेन वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा नहीं बचता है, तो इसीलिए केवल 1/3 एरिया ही, ये जो आपको ग्रीन कलर में प्लेन वाला दिख रहा होगा, केवल इसी एरिया में एग्रीकल्चर होता है। ओके, फिर अगर इकोनॉमिकली देखें तो अभी अफ़गानिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पीछे है। ये अगर नीचे से हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ का लिस्ट अगर निकाले तो ये नीचे से 15th नंबर पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। ओके, तो इससे हम लोग को पता चलता है इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ का उतना अच्छा नहीं है। हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा से ट्राइबल एरियाज़ रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्राइबल एरियाज़ है वो हमेशा एक डिस्टर्बेंस वाला एरिया रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाला एरिया हो, ये इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी एरिया, ये सब जो है ये हमेशा से एक ट्राइबल एरिया रहा है ये पोर्शन। ओके, यहाँ पे आपको ट्राइबल्स वाला हिस्ट्री देखने को मिलेगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो चंगेज़ खां का हिस्ट्री मिलेगा जो इन सारे ट्राइब्स को रूल करता है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइबल वाला एरिया है, एक ट्राइब और दूसरे ट्राइब में हमेशा वॉर होते रहता था, सुपीरियॉरिटी का वॉर, या कौन कितना ज़्यादा एरिया रूल कर सकता है। तो ये इसका हिस्ट्री ही रहा है इस रीजन का कि ये हिस्टोरिकली हमेशा से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है। ओके, तो ये जो था ये अफ़गानिस्तान का कुछ जो अभी का करंट सिनेरियो है उस हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज था। अब हम लोग अफ़गानिस्तान के हिस्ट्री में आते हैं, अफ़गान सिविल वॉर क्या था उस चीज़ को देखने का कोशिश करते हैं। देखो, जब हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में देखते हैं तो 1945 से लेकर के 1970 तक अफ़गानिस्तान जो था वो नॉन अलाइंग मूवमेंट का सपोर्टर था। इसको भी हम लोग कोट कर सकते हैं आगे चल के, जब हम लोग इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन पढ़े तो उसमें हम लोग इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि कैसे दोनों का आइडियोलॉजी सेम था कि जब यूएसएसआर और यूएसए में चूज़ करना था तो अफ़गानिस्तान भी वही चाहता था जो इंडिया चाहता था कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, मतलब दोनों में से किसी का साइड नहीं लेना। 1978 में क्या होता है, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाता है। नूर मोहम्मद तारकी जो है ये अफ़गानिस्तान के नए लीडर बनते हैं और जो कि कम्युनिस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1978 में अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और इससे जो यूएसएसआर के साथ रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इवन ये एलिगेशन लगाया जाता था कि जो नूर मोहम्मद तारकी है ये यूएसएसआर के एक पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली सरकार है। ओके, अब यहाँ से क्या होता है कि जब नूर मोहम्मद तारकी के अंदर ये जो है ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनता है, तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट में रिलीजन जो होता है या कल्चर जो होता है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करता है। ये आप चाइना के केस में भी देख सकते हैं, रशिया के केस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे होता है कि स्टेट जो होता है वो सुप्रीम होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान वाला रीजन जो है, यहाँ पे जब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया तो उससे यहाँ का जो कल्चर और रिलीजन है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन को दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया। तो इससे जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो यहाँ का हिस्टोरिकली जो कल्चर है वो हमेशा एक इस्लामिक कल्चर का रहा है। जो ट्राइबल्स थे वो अपने रिलीजन को लेके हमेशा से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, और जब रिलीजन को लेस इम्पोर्टेंस दिया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, तो जो लोकल ट्राइबल्स पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। और क्योंकि इस डिससेटिस्फैक्शन का फ़ायदा जो है वो यूएसए गवर्नमेंट उठाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो। तो इसीलिए यूएसए क्या करता है कि यूएसए इन ट्राइबल्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको मुजाहिदीन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मुजाहिदीन थे ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रिवोल्ट करते थे, और इसी मुजाहिदीन का बाद में नाम जो है तालिबान पड़ता है, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम, कि जो इस्लाम है उसके स्टूडेंट्स, उसको तालिबान बोलते हैं। ओके, तो यूएसए मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल सा इतना था कि तालिबान का जो डिससेटिस्फैक्शन था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका यूएस बेनिफिट ले रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूएसएसआर जो है
यूएसएसआर ये ट्राइब अफ़गानिस्तान वाले एरिया में जो है वो, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ उसका रिलेशन अच्छा था, तो अफ़गानिस्तान में अपना ट्रूप्स भेज देता है इन्हें मदद करने के लिए, नूर मोहम्मद तारकी को मदद करने के लिए वो अपना ट्रूप्स भेज देता है। अब इसका क्या रिज़ल्ट होता है कि यूएसए को यूएसएसआर को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में और पूरी दुनिया में। इसलिए यूएसएसआर जो है वो अपना आर्मी यहाँ से विड्रॉ कर लेता है। यूएसएसआर अपना आर्मी विड्रॉ करने के पीछे एक और रीज़न ये भी था कि यूएसएसआर का हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेट 1970s 1980s वाला जो पीरियड था, ये वो पीरियड था जब यूएसएसआर का इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोग कोल्ड वॉर में देख भी चुके हैं। और यूएसएसआर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो अपने आर्मी का जो खर्च है वो उठा पाए अफ़गानिस्तान में भेज करके। और यूएसए जो है वो दूसरी साइड जो है वो लगातार मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर ट्रूप्स के अगेंस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, अफ़गानिस्तान का जो सोल्जर्स था उसके अगेंस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था। इवन ये जो मुजाहिदीन थे, ये जो तालिबानीज थे, इनको जो है ये पाकिस्तान का जो मदरसा होता है वहाँ पे ट्रेन किया जाता था। ओके, और बाद में चल के ये जो मुजाहिदीन है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए रिलीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल बन गया था लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ओके, और टाइम के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो तालिबान वाला फैक्शन है, ये जो मुजाहिदीन थे, ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है ये अफ़गानिस्तान का बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। और यूएसएसआर भी धीरे धीरे बैकआउट कर जाता है, वो अपने आप को विड्रॉ भी कर लेता है। ओके, इवन जिस एरिया में अफ़गानिस्तान का जिस एरिया में तालिबान का रूल हो जाता उस एरिया में क्या हो जाता कि शरीयत लॉ को इम्पोज कर दिया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना, मेन जो तालिबान का फॉर्मेशन का जो फाउंडेशन स्टोन था वो क्या था? इस्लाम। ओके, उन रिलीजन जो था उन लोग का मेन फाउंडेशन स्टोन था। ये हमेशा से रिलीजन को लेके काफ़ी सेंसिटिव थे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी एरिया में तालिबान का रूल होता है, जितने भी एरिया में ये ऑक्यूपाई करते हैं वहाँ पे शरीयत लॉ एक्सपोज कर देते हैं। एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है। और ये सिचुएशन 1995 से 2000 तक चलता है। तो ये जो था ये फर्स्ट फेज़ ऑफ अफ़गान सिविल वॉर था, जिसमें जो मेन जो वॉर हो रहा था वो एक साइड तो तालिबान था और दूसरे साइड जो था ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूएसएसआर का ट्रूप्स, जो बाद में बैक ऑफ कर लेता है। फिर ये था अफ़गानिस्तान का ट्रूप्स। ओके, और तालिबान को सपोर्ट कौन कर जाता है? यूएसए गवर्नमेंट। ओके, और ये एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये आइडियोलॉजीज़ का भी वॉर हो जाता। एक तरफ यूएसए था जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट चाहता था, यूएसएसआर था जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहता था, और ये जो तालिबानीज थे इन लोग के लिए रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये तीन फैक्शन यहाँ पे बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 11 सितंबर 2001 को ये जो फेमस वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स था, जो हम लोग को ध्यान में होगा कि जो ओसामा बिन लादेन होता है वो क्या होता है, ट्विन टावर्स पे अटैक करता है। तो ये जो ट्विन टावर्स था वो यूएसए का ट्विन टावर था। ये वर्ल्ड का उस टाइम पे टॉलेस्ट बिल्डिंग था, जैसे अभी बुर्ज खलीफा है। ओके, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स पे अलकायदा के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अलकायदा भी एक तालिबानीज का ग्रुप था और ये अलकायदा का जो लीडरशिप था वो ओसामा बिन लादेन का था। तो अब बात आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे तो यूएसए को हम लोग देख सकते हैं, यूएसए जो था वो तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। तो फिर तालिबान को ऐसा क्या हुआ कि तालिबान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स पे अटैक कर देता है? ओके, बेसिकली क्या था कि जो यहाँ पे हम लोग देख सकते कि जो आइडियोलॉजीज था वो तीनों का डिफरेंट था। यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहा था, तालिबान जो है उनके लिए रिलीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और यूएसएसआर तो अब यहाँ से बैकआउट कर चुका है, यूएसएसआर अब फील्ड में है ही नहीं। तो अब एक साइड है तालिबान और एक साइड है यूएसए। ये दोनों मिलके अभी अभी पूरा रूल किए नहीं है, लेकिन इनका भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है
कि यूएसए जो था ये वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड ओवर में क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, क्रिश्चियन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, ऐसा तालिबानिस का मानना था। इवन तालिबानिस का ये भी मानना था क्योंकि यूएसए जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियनिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, जो इस्लाम है ये पूरे दुनिया से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है या कम होते जा रहा है। तो इसीलिए ये उसका रिटेलिएशन था कि तालिबान जो है वो क्या करता है, ओसामा बिन लादेन के अंदर, बेसिकली अलकायदा जो था वो तालिबान का ही एक फैक्शन था। तो ओसामा बिन लादेन जो है वो क्या करते हैं, वो ट्विन टावर्स पे अटैक करवाते हैं। और इसीलिए अब यहाँ से क्या होता है, ये जो है ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क इवेंट होता है, क्योंकि इससे पहले क्या होता, 2001 से पहले इंडिया हमेशा जो था वो टेररिज्म का आवाज़ जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाते रहता था, लेकिन उस वॉइस को कभी भी उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, इस बेसिस पे कि ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है। ओके, लेकिन जब ये वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स पे अटैक होता है, जब हमला होता है, तो ये जो है ये पूरा सिचुएशन बदल देता है। तब पूरा दुनिया में जो है टेररिज्म एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो तालिबान मतलब अलकायदा था और जो यूएसए था, इन दोनों के बीच में जो मेन रीज़न था टशल का, या मेन रीज़न जो था दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा होने का, वो रिलीजन को लेकर के था। क्योंकि तालिबान का मानना था कि यूएसए जो था वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को इस लेवल पे प्रमोट कर रहा है कि दुनिया से इस्लाम जो है धीरे धीरे वाइप आउट होते जा रहा है। अब क्या होता है, 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए जो है वो इसका अब रिटेलिएशन लेगा, क्योंकि पर्ल हार्बर के बाद से सबसे बड़ा अटैक, पर्ल हार्बर वाला वो अटैक था जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जो है वो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। उसके बाद से यूएसए पे ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर्स पे अटैक करना। तो 7 अक्टूबर 2001 को इसके रिटेलिएशन में यूएसए क्या करता है, अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता है। और एक चीज़ और आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अभी यहाँ पे क्या था, यूएसए जो था वो नाटो का मेंबर्स था, और नाटो में क्या ट्रीटी हम लोग साइन किए थे, मतलब नाटो का मेन प्रिंसिपल क्या था कि एक नाटो मेंबर्स पे अगर अटैक होता है तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे नाटो मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। तो इसलिए अब जितने भी नाटो मेंबर्स हैं वो सब मिलकर फाइट करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि यूएसए तो अफ़गानिस्तान को अटैक करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ यूके और बाकी नाटो के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं नाटो के बारे में, तो सारे के सारे प्रीवियस मेंबर्स हैं वो सब यूएसए गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं और सब मिलकर अफ़गानिस्तान पे अटैक करते हैं। सब कंट्री से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सोल्जर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं यूएसए पे अफ़गानिस्तान पे अटैक करने के लिए। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि पहले तालिबान जो था वो यूएसएसआर के बैक ऑफ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान का एरिया को वापस रिक्लेम कर लिया था, वो धीरे धीरे काफ़ी छोटे एरिया में सिमट कर रह जाता है। ओके, इवन ओसामा बिन लादेन को भी बाद में मार दिया जाता है। 13 नवंबर 2001 को जो था वो काबुल को कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 अक्टूबर 2001 वाला है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो ओसामा बिन लादेन को मारा गया ये काफ़ी लेट में मारा गया, ये 2001 का इंसिडेंट नहीं है। ओके, ये 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए जो है अफगानिस्तान पे अटैक करता है और 13 नवंबर 2001 को काबुल कैप्चर कर लेता है। ओके, एक महीने के अंदर अंदर काबुल कैप्चर हो जाता है। हामिद करज़ाई को थ्रोन पे बैठा दिया जाता है। ये जो थे ये हामिद करज़ाई थे और ये जो थे इनका जो एजुकेशन था वो इंडिया से कंप्लीट हुआ था। उसके बाद क्या होता है, बॉन कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है एक टाइप का टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो हामिद करज़ाई के लीडरशिप में, इस हामिद करज़ाई के लीडरशिप में अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश किया जाता है। और साथ ही साथ तालिबान से फाइट करने के लिए यूएसए जो है वो क्या करता है, अपना जो ट्रूप्स है मतलब अपने सोल्जर्स को अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय कर देता है ताकि तालिबान को खात्मा करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप तालिबान का यहाँ पे जो हम लोग फिज़िकल मैप देखे थे अफ़गानिस्तान का, अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है। और हिली एरिया में दिक्कत जो होता है वो क्या होता है कि हिली एरिया में हमेशा छुपना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और दूसरा ये भी रीज़न था कि जो तालिबान्स थे वो लोकल्स लोग थे, तो वो काफ़ी ईज़िली लोकल्स लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और उनका जो पहनावा वगैरह था वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा लोकल्स लोगों के ही तरह था। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन लोकल है
कौन इनोसेंट है, कौन तालिबानी है, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता था। तो ये भी एक तालिबान गवर्नमेंट, जो तालिबानिस्ट थे उन लोग को हमेशा एक फ़ायदा होता था, मतलब यूएसए के अगेंस्ट फाइट करने में। अब क्या होता है दिसंबर 2014, और एक और यहाँ पे बात ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूएसए आर्मी जो है ये अफ़गानिस्तान में, अब यूएसए आर्मी अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय तो हो जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि यूएसए को और साथ ही साथ जो बाकी नाटो कंट्रीज़ थे जो अफ़गानिस्तान में अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किए हुए थे, उन सबको ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता, क्योंकि अगर एक आर्मी को हमेशा उसका खर्च उठाना हमेशा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। वो कॉस्टली और भी ज़्यादा तब हो जाता है जब आप उसको दूसरे नेशन में डिप्लॉय कर रहे हैं। उन लोगों का रहने का जगह वो करना, उन लोगों का सिक्योरिटी देखना, काफ़ी कुछ होता है। उन लोगों को लगातार आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ओके, तो इसीलिए ये यूएसए के इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर जाता है। सेम ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा केस यूएसएसआर के साथ भी हो जाता है। जब यूएसएसआर अपना आर्मी जो है वो डिप्लॉय किया हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो यूएसएसआर को भी बैक ऑफ करना पड़ता, और उसका रीज़न सिंपल यही था कि यूएसएसआर जो था उसके इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता, और वो भी तब जब यूएसएसआर का इकोनॉमी उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर जाता। यहाँ सेम केस यूएस के साथ भी था कि यूएस जो था इसका इकोनॉमी जो है 2008 में हम लोग देखते हैं कि 2008 का वो टाइम पीरियड था जब यहाँ पे रिसेशन वाला पीरियड आता है, जब यूएसए इकोनॉमी वापस बैंकरप्ट होने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है कि यूएसए में काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ उठने लगता है कि जब यूएसए का इकोनॉमी उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर जाए तो फिर हम लोग क्यों इतना लार्ज अमाउंट ऑफ यूएसए का जो मनी है वो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करें। अफ़गानिस्तान तो अब उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं रह गया। और दूसरा मेन जो इशू था वो ये भी था कि पहले जब कोल्ड वार वाला पीरियड था तब अफ़गानिस्तान में यूएस अपना आर्मी इसलिए डिप्लॉय किया था क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी का वॉर था। एक तरफ यूएसए था जो कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो आपका कम्युनिस्ट को फेवर कर रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यूएसएसआर तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अब मेन जो इशू है वो क्या है, यूएसए का जो कैपिटलिस्ट है वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सक्सेस कर चुका था, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था वो वर्ल्ड ओवर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फ्लॉप कर चुका था। तो अब कोई मतलब नहीं बनता था यूएस सिटीजन्स के अकॉर्डिंग कि ये अफ़गानिस्तान में रहे। इसलिए दिसंबर 2014 में क्या होता है कि यूएस जो है वो स्टार्ट करता है धीरे धीरे अपने आर्मी को विड्रॉ करना, और 1 सितंबर 2021 आते आते यूएस जो है वो अफ़गानिस्तान से कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेता है। और जैसे ही यूएस गवर्नमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान से अपने पूरे आर्मी को विड्रॉ करता है, उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर क्या होता है कि तालिबान फिर से पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेता है। ओके, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 2004 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ़गानिस्तान बनाया गया था जिसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, उसमें ये था कि अफ़गानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, लिबरल कंट्री था, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन और कल्चर दोनों। और यही चीज़ जो था ये कभी भी तालिबानीज़ लोग को पसंद नहीं था, क्योंकि तालिबानीज़ जो थे वो लिबरल नहीं थे, वो हमेशा से एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड के थे। ओके, उनके लिए रिलीजन जो था वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस का था। तो अब क्या होता है कि जब यूएसए में जो है वो अफ़गानिस्तान में जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, लिबरल गवर्नमेंट होता है यूएसए के अंडर में, तो उस वक्त इंडिया का और अफ़गानिस्तान का रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट होता है। रीज़न ये था कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी सारा पावर प्रोजेक्ट्स लगाता है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो, ओके, इवन डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, इवन पार्लियामेंट वगैरह भी कंस्ट्रक्ट होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान पावर में आया, इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है वो आगे क्या होगा ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था अफ़गानिस्तान में, तो इंडिया जो था वो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था तालिबानीज़ के अगेंस्ट में। तो इसलिए अब ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब इंडिया का और अफ़गानिस्तान का रिलेशन कैसा होगा तालिबान के रूल में। अभी जो मेजर चैलेंजेस है वो क्या है, एक तो टेररिज्म को लेकर चैलेंज है कि अफ़गानिस्तान जो है ये वो कंट्री है जो टेररिज्म के लिए हमेशा फेमस रहा है। इवन यहाँ के
जब यूएस गवर्नमेंट भी था या यूएसएसआर गवर्नमेंट भी था, तब भी पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक बेस कैंप की तरह रहा अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट के लिए। लेकिन हालांकि अभी जो इंडियन एम्बेसडर थे कतार के, उनको तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से ये एश्योरेंस मिला है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं किया जाएगा जो इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। ओके, इवन पाकिस्तान जो है वो तालिबान गवर्नमेंट को फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। तो उससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का और तालिबान गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ झुका हुआ है। ओके, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ डिक्लाइन है। तो ये भी ये इंडिया के अगेंस्ट में काम करता है, ये पाकिस्तान के फेवर में काम करता है अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट का होना। क्योंकि जब जो तालिबान था उसको हमेशा से पाकिस्तान फेवर किया है। इवन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हमेशा से पाकिस्तान का और चाइना का काफ़ी ज़्यादा ओपन सपोर्ट रहा है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान का गवर्नमेंट आता है, अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो कि पहले इंडिया के साथ हुआ करता था। तो ये अभी इंडिया के लिए बहुत बड़ा मेजर इशू हो चुका है कि इंडिया जो है ये इस चीज़ को वापस कैसे ठीक करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा से इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके सेंट्रल एशिया से अगर इंडिया को अपना कांटेक्ट बढ़ाना है तो उस केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था अफ़गानिस्तान में, तो उस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया था। जो जैसे इवन अफ़गानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया कंस्ट्रक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट है, ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट इंडिया कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा बात होता है किसी भी कंट्री के लिए। इवन वहाँ पे काफ़ी सारा रोड, ब्रिजेस, रेलवे लाइन, डैम्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब में बहुत ज़्यादा इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन इंडिया जो है वो हमेशा से हेल्थ सेक्टर को लेकर के यहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इवन अगर हम लोग क्रिकेट मैच का देखें, सॉफ्ट पावर का देखें, तो जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का जो होम ग्राउंड है वो इंडिया है। इवन इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को रेगुलरली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। डीयू वगैरह या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें तो इन लोग के लिए हमेशा एक स्कॉलरशिप रहता है कि वो यहाँ पर आए और पढ़ाई करें। जो हम लोग एक एग्जांपल में देख चुके कि किस तरीके से ये जो हामिद करज़ाई थे, जो अफ़गानिस्तान के एक टाइम पे लीडर रहते, उनको जो है वो भी इंडिया में ही पढ़ाई किए थे। ओके, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि क्यों अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान बेसिकली क्या है कि अफ़गानिस्तान का अगर हम लोग देखें तो लगभग 8 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक तो हो गया पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 है। ओके, तो इस पर्पज़ से भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये पूरे सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट के लिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले रीजन को हम लोग सेंट्रल एशिया बोलते हैं। ये जो कलरफुल में आपको दिख रहा होगा, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो सेंट्रल एशिया के साथ अगर कांटेक्ट बढ़ाना है तो उस पर्पज़ से जो है वो इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है इसके थ्रू डायरेक्ट सेंट्रल एशिया का कांटेक्ट नहीं बढ़ सकता। इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट बढ़ाना है तो वो ईरान के थ्रू ही होगा। ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान से होते हुए तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब के साथ जो है वो रिलेशन इधर से ही बढ़ेगा। इवन हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तापी गैस पाइपलाइन वाला जो प्रोजेक्ट है उसको ब्लॉक करके रखे हुए। तो इस पर्पज़ से भी अफ़गानिस्तान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इवन अफ़गानिस्तान से लिंक कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ईरान पे चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा था, जो हम लोग आगे चल के ये सब चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके जब ये नेबरिंग कंट्रीज़ होता है तो। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान जो है वो एट प्रेजेंट सार्क का भी मेंबर है। ये भी इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इंडिया को लगातार ये कोशिश करना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ अपना बायलैटरल टॉक्स को बढ़ाएं। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इंडिया को अगर यहाँ पे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ लगातार अच्छा होते जा रहा है, खास करके तब जब से तालिबान गवर्नमेंट आया, तो इंडिया को लगातार अब कोशिश करना होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ अपना वापस जो रिलेशन है उसको रीस्टैब्लिश करें। ओके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वापस चाइना और पाकिस्तान के फेवर में चला जाएगा, जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया अफ़गानिस्तान का रिलेशन क्या रहा था। पहले काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा ख़राब तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन थोड़ा द्वंद्व वाला स्थिति है कि क्या होगा। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।